कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपन पहली चीज़ तो ये बात करते हैं यार। देखो, पढ़ाई का सिस्टम क्या है। अपन अभी थोड़ा सा रिवीजन वाला केमिकल काइनेटिक्स जैसे हमारा आज पढ़ाने का प्लान है, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर जो है कवर किया हमने पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल कवर किया। दूसरा हमने कवर किया एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, तीसरा हमने यार कवर किया तीसरा हमने कवर किया मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, तो अब चौथे की तरफ अपन चलते हैं जो कि केमिकल काइनेटिक्स है। थोड़ा सा वीडियो में लेट हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं है, तभी हम कवर करेंगे और जल्दी से जल्दी। अब तो इसी वजह से हम केमिकल काइनेटिक्स कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले सोच रहे हैं कि फिजिकल पार्ट कवर होते चला जाए जल्दी जल्दी। फिजिकल पार्ट में क्या होती है, बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो फिजिकल थोड़ा टफ भी लगता है। तो फिजिकल जब हम कवर कर लेंगे तो इनऑर्गेनिक हमको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, जल्दी जल्दी इनऑर्गेनिक भी और ऑर्गेनिक भी कवर करते चले जाएंगे फटाफट। हमारा इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, जो भी टाइम लगता है हमारा फिजिकल में लगता है। ठीक, तो अपन पहले स्टार्टअप देते हैं। थोड़ा सा कुछ बेसिक्स पॉइंट्स में लिखवा दे रहा हूँ जो कि मैंने छाट के लिखा है, जो कि नेसेसरी होती है, ज़रूरी होता है आपको याद कर लेना या फिर जो भी है। जैसे हम कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, कभी भी हम पहला पॉइंट इसमें ये है, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। फॉर्मूला बेसिस पे कर रहे हैं क्योंकि यार हमको रिवीजन करना है। ठीक है, तो अब रिवीजन करना है, ऊपर से हम फार्मूला बेसिस पे कर रहे हैं। तो आप हम काम करिए, A4 शीट लिया करिए, फार्मूलाज उतारिए। फार्मूलाज उतारने के बाद जो भी फार्मूला है उसको रट लीजिए अच्छे से, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, जो मैंने क्वेश्चंस कराए या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इंप्लीमेंट करने के बाद आप वहाँ पे जाके देखिएगा, 100% रिजल्ट आएगा यार। 100% आप क्वेश्चन अच्छे से करोगे, श्योर है। ठीक है, तो दूसरा होता है यार, किसी भी रिएक्शंस के यूनिट का फार्मूला जो होता है वो होता है मोल की पावर 1 - n। ठीक, मोल L की पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स। जैसे यहाँ पे ऑर्डर चलता है, ऑर्डर इन द सेंस जैसे हम किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, अगर जो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक, यहाँ n की वैल्यू 1 होगी, तो आप यहाँ 1 पे पुट करो, 1 1 - 1 0 0 1 - 1 0। तो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का जो भी वैल्यू आएगा रेट ऑफ रिएक्शंस का, ठीक है, वो हमेशा यूनिट क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स में। तो ये फार्मूला मेन फार्मूला आप इसको रट के रखो, मोल 1 की पावर -n, सॉरी मोल की पावर 1 - n, L की पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट फार्मूला ये था। और दूसरे फार्मूले की बात करते हैं यार हम। दूसरा चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें पॉइंट हैं जो मैं लिख के रखा हूँ यार, उसको आप भी लिख लो। जैसे फर्स्ट पॉइंट ये है, चेंज इन कंसंट्रेशन इज मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, बट रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये सब पॉइंट्स है, सीधा पॉइंट्स भी आ सकते हैं कभी भी ऑप्शनल में। ये सब याद रखना यार, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ठीक, और दूसरा चीज़ हम ये बात करें, यूनिट का बात कर ही लिया हमने। रेट कांस्टेंट की बात करते हैं, के को रेट कांस्टेंट से डिनोट करते हैं। तो रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। जो रेट कांस्टेंट होता है के होता है जो, वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बट ये जो होता है, ये टेम्परेचर पे ये डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स है यार जो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा सीधा पूछ लेता है। और पॉइंट है क्या, ऑर्डर जो होता है वो ऑर्डर हमेशा 0 1 2 3 हो सकता है, बट कभी भी फ्रैक्शनल भी बोल सकते, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता यार, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ऑर्डर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना आप। ऑर्डर हमेशा 0 इंटीजर के फॉर्म में होता है, 0 1 2 3, बट कभी भी निगेटिव नहीं होता। ठीक, तो ये रहा कुछ पॉइंट जो आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बेसिक है। अब जैसे एक पॉइंट और है क्या, रेट
कांस्टेंट के ऑफ, ये सब मैंने निकाले हैं कुछ पॉइंट्स यार जो आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे। स्यूडो अभी शॉर्ट में लिखना है, इसी वजह हमको ये सब रटना पड़ेगा। बाकी जब बाद में प्रूफ करवाने वाली बात आएगी ना, जब मैं चैप्टर एक्सप्लेन वे में पढ़ाऊँगा आपको, तब सारी चीज़ें दिखाऊंगा, सारी चीज़ें फील कराऊंगा अच्छे से यार। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अभी तो मैंने ये सब छाट के लिखा है। डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, अभी मैंने बोला कि रेट कांस्टेंट केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन रेट कांस्टेंट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक। और उसके बाद ये चीज़ तो थी, एक चीज़ और है क्या, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन depends upon molecularity of reactions, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे यार, इंपॉर्टेंट थे। हाँ, एक चीज़ और लिख लो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है, सिंपल फॉर्म में नहीं होती है। तो कुछ चीज़ें तो ये थी। और उसके बाद बात करते हैं अपन, जैसे रिएक्शन एक चार्ट हम बनाते हैं, ठीक, चार्ट बनाते हैं। इस पे पहला ये रिएक्शंस हो गया, किस बेसिस पे क्या है रिएक्शन, ठीक। तो ये रहा हमारा इंडोथर्मिक वाला पार्ट, और ये रहा एक्सोथर्मिक वाला पार्ट, ठीक। इंडोथर्मिक, और यहाँ रेट कांस्टेंट के लिए, इसमें तीनों आ जा रहा है, देखो आप, रेट कांस्टेंट के लिए के की वैल्यू, ठीक, रेट कांस्टेंट। उसके बाद रेट के लिए और होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, ठीक है। तीनों के लिए देखते हैं, हमेशा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू बढ़ेगी हर जगह, एक्सेप्ट यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे के की वैल्यू घटेगी, के इक्विलिब्रियम की, सॉरी। बाकी यहाँ पे भी आप एक्सोथर्मिक की बात करें या इंडोथर्मिक की बात करें, रेट कांस्टेंट हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो चाहे वो इंडोथर्मिक हो, ये बढ़ेगा। बट फर्क केवल के इक्विलिब्रियम पे पड़ता है, ठीक है, के इक्विलिब्रियम पे पड़ता है, वो भी कंडीशन का जब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक। सो अपन, ये तो चार्ट रहा हमारे पास, कुछ चीज़ें हमने कवर की। और कुछ चीज़ों की बात करें अब, तो फर्स्ट होता है क्या, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसकी बात करें अपन इसमें भी अपन को याद करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला बेसिक में लिखवा दे रहा हूँ, जो कि आपको रटना है। बाकी यार प्रूफ कराने वाला और सारी चीज़ें यार, ये सब चीज़ें बाद में होगी, जब एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे हर चीज़ें हम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है AT बराबर A0 माइनस का KT, ठीक। फर्स्ट फार्मूला हमको ये याद करना है, जो हमको हर जगह इंप्लीमेंट करना रहेगा। इसका ग्राफ के बेसिस पे देखो क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस कैसे नहीं आते, अभी ग्राफ समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चंस तो अभी जब आपको प्रीवियस ईयर के करवाऊंगा ना, तो उसमें समझा दूंगा मैं। ये इसका स्लोप है, जो कि K से डिनोट होगा। अब वो K कहाँ से आएगा, अभी वो भी दिखा दूंगा मैं। और ये T है टाइम, और ये X है, ठीक। अब ये देखिए K बराबर X बाई T, तो X बराबर K इंटू T, समझ में आया क्या। और Y बराबर, ये Y एक्सिस पे है ना, Y बराबर mx प्लस C, कांस्टेंट होता है, प्लस यहाँ 1 अगर जो कांस्टेंट माने तो C तो ये हो गया, और x एक्सिस पे टाइम हो गया, और स्लोप m हो गया, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला तो ये तो पता ही था हमको, क्या K बराबर x बाई टी फॉर्मूला होता है, ठीक है। और बात करते हैं यार इसमें हम, इसका हाफ लाइफ का बात करते हैं अपन, हाफ लाइफ। तो इसका हाफ लाइफ का फॉर्मूला था टी हाफ बराबर A0 बाई 2K, ठीक। ये सब सीधा सीधा याद करना है, सीधा सीधा आएगा ऑप्शन, और सीधा सीधा इंप्लीमेंट करके सीधा सीधा आंसर निकालना है, इसमें कोई भी दो राय नहीं होता। इसका ये T 50% था ना हाफ लाइफ, T 75% की बात करते हैं अपन अगर जो,
या फिर t इसी को t 3/4 बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी बात अगर जो करें हम तो ये होता है t 3/4 बराबर t 3/2 इंटू t हाफ, ठीक। सो ये सारी चीज़ें थी जीरो ऑर्डर के बारे में। तो अपन जीरो ऑर्डर यहाँ तक आई थिंक ख़त्म कर लिए हैं बेसिक जान के, ठीक। और एक पॉइंट ये भी होता है इसमें, जैसे फार्मूलाज याद करने, यार मैंने थोड़े फार्मूला सब छाट के अलग करके रखे थे। एक चीज़ ये है कि अच्छा जीरो ऑर्डर अब हमारे पास ख़त्म हो गया, कुछ पॉइंट थे। पॉइंट नंबर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड एट t 100% बराबर इन्फिनाइट पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होता है, बट जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कंप्लीटेड एट 2t50। समझे क्या? जीरो ऑर्डर जैसे t 100 है, इसका आधा जीरो ऑर्डर उसी हिसाब से कंप्लीट होगा, बट फर्स्ट ऑर्डर का 100% क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक। अब बात करें अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है यार, इसका फॉर्मूला होता है के टी बराबर 2.0303 लॉग ए नॉट बाई ए टी। अब ये ए नॉट क्या है, ए टी क्या, अच्छा पिछली बार मैंने बताया नहीं। ए नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए टी है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। के है रेट कांस्टेंट और टी है टाइम, ठीक। ठीक है ना। अब इसको ए नॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, समझे। और उसके बाद ए टी बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस का के टी। ये कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, इसका ग्राफ इस टाइप का बनता है, ए टी और ये ए नॉट, ठीक। नहीं सॉरी ए नॉट नहीं, टी है, ये टाइम के बेसिस पे बनता है। सो अभी ये चीज़ हो गया। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन इसके बेसिस पे भी पूछता है, पता है क्या कहता है कि किसी एक रिएक्शन का टाइम के बेसिस पे टी एक्स परसेंटेज गया और टी वाई परसेंटेज गया, ठीक। तो उसका हम फॉर्मूला हमेशा ऐसे लगाएंगे 100 माइनस टी 100 माइनस एक्स अपॉन लॉग का 100 अपॉन 100 माइनस का वाई, ठीक। सो इस बेसिस पे टाइम, इसका टाइम दिया रहेगा, अब बोलेगा कि इतने परसेंट पे इसका टाइम कितना होगा, तो इसका टाइम दिया रहेगा, इस हिसाब से पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। एक चीज़ यार, एक चीज़ और है, जैसे केमिस्ट्री में अपन कोई भी बात करते हैं, जैसे 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे एन सेमी नॉर्मल के बारे में पूछता है हमसे, कहता है सेमी नॉर्मल सोल्यूशन है, तो उसका मतलब n/2 जो भी कंसंट्रेशन दिया होगा उसका आधा, ठीक। और फर्स्ट थिंग ये रहा। दूसरी चीज़ यार बात करें अपन डेसी नॉर्मल, ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं, सबको याद रहते हैं, बट हाँ ठीक है। डेसी नॉर्मल में ये होता है, और तीसरा आता है सेंटी नॉर्मल, चौथा आता है यार क्या, मिली नॉर्मल, ठीक है भैया जी। एक चीज़ और, कुछ चीज़ें हमसे छूट रही हैं बेसिक्स में इन द सेंस हम लॉग वाला लॉग का यूज़ कैसे करेंगे, तो कुछ चीज़ें लॉग में देख लेते हैं यार। जैसे पहले तो लॉग क्या फार्मूला बेसिस वाला देखें, तो लॉग 1 की वैल्यू होती है क्या, 0, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.47, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6, लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.69, लॉग 6 की वैल्यू होती है, अच्छा ये सब निकालने का मेथड भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। लॉग 6 की वैल्यू होती है 0.78, बट अभी नहीं बताऊंगा, ये सब चीज़ें आपको अभी याद करनी है, आपके पास टाइम नहीं है, नहीं तो दो तीन फॉर्मूले इसके बता दूंगा कि लॉग m/n, लॉग m इंटू n, ये सब कैसे होता है। तो लॉग क्या बचा 7 का, लॉग 7 होता है आपके पास 0.84, लॉग 8 होता है, लॉग 8 देखो ये से होता है 2 का क्यूब, तो 3 इंटू लॉग 2, और लॉग 2 कितना है 0.3, तो 339 0.9 लॉग
इसी बेसिस पे इसका सारा आपको एक दो याद करना रहता है इसमें, बाकी सारा का सारा प्रूव होकर निकल जाएगा। log 9 की वैल्यू होती है 0 पॉइंट सॉरी log 9 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो 3 का स्क्वायर होता है, log 3 का स्क्वायर होता है ना, तो 2 इंटू 0.47 को मल्टीप्लाई कर दो तो 0.94 होता है, 96 होता है सॉरी, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। आप जितना जीरो बढ़ाते जाओगे log 1000 की वैल्यू होती है 3, log 10,000 की वैल्यू होती है 4। तो अब जैसे जैसे जीरो बढ़ाते जाओगे log की वैल्यू वैसे होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। तो ये तो रटना है आपको। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें, जैसे log m/n बराबर log m प्लस log n, ठीक। log m की पावर n बराबर n log m, ये सब चीज़ें याद रखना, ठीक। log m इंटू n बराबर log m माइनस log n, ठीक। सो ये सब चीज़ें थी log के बारे में, जो कि चैप्टर से थोड़ा सा हटके था। अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के फॉर्मूला देख लिया था हमने, उसका हमको अब हाफ लाइफ देखना था, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ओके या ओके। सो हाफ लाइफ के बारे में हम बात करें तो टी हाफ यहाँ फॉर्मूला होता है, टी हाफ बराबर ln2/k। अब ये भाई ln2 क्या होता है, ln2 की वैल्यू फिक्स होती है, क्या होता है 0.693, ठीक है। ये हमको याद कर लेनी है। और टी हाफ लाइफ का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, जो कि यहाँ टी हाफ होता है और यहाँ ए होता है, ए नॉट इनिशियल, ठीक। सो ये रहा हमारे पास। और फिर टी एवरेज की बात करें हम फर्स्ट ऑर्डर में, टी एवरेज की बात करें तो ये 1/रेट कांस्टेंट के होता है। ये सब फार्मूलाज याद रखना, फार्मूला पे आता है क्वेश्चंस ज़्यादातर। अच्छा, ये चीज़ तो हो गया यार। अच्छा, दोनों में देखो डिफरेंस क्या है यार। जैसे हम जीरो ऑर्डर की बात करें, अगर जो हम जीरो ऑर्डर की बात करें हम, तो यहाँ क्या होता है कोई रिएक्शन 100% है, वो 5 सेकेंड बाद, जीरो ऑर्डर पे 5 सेकेंड बाद कितना होगा उसका आधा, मतलब उसके बेसिस पे निकालें तो 90%। हर 5 सेकेंड बाद वो 10% घटता चला जाएगा कांस्टेंट रेट से, ठीक। तो ये 5 सेकेंड फिर हुआ अगली, तो ये 80% हुआ। अब फिर 5 सेकेंड बाद गए तो ये 70 हुआ, ठीक। और ऐसे फिर चलते जाओगे 5 सेकेंड तो ये 60 होगा, इसी बेसिस पे आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में देखो हर रिएक्शन अपना 100% देता है फर्स्ट ऑर्डर में। जैसे 100% हमने रिएक्शन लिया, 5 सेकेंड तक चले, इसका 10% जाएगा तो इसका कितना बचेगा हमारे पास 90%। अब इसका 100% में से 10% जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 81%। समझ में आ रहा है ना। ये 5 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद, फिर उसके बाद इसका 5 सेकेंड बाद देखते हैं ये, अब ये 100% आएगा तो 81 का 10% कितना होगा 8.1, जो कि आप घटाओगे, अगर जो 81 में से 8.1 घटाओगे तो कितने के आसपास आंसर आएगा आपका 72.9 के आसपास आंसर आएगा। उसी हिसाब से ये चलता रहता है, हर स्टेप अपना 100% देता है और उस 100% में से 10% कम होते जाता है रिएक्शन के हिसाब से, ठीक। तो ये चीज़ तो आपको डिफरेंस दिख गई होगी अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं यार। आगे क्या बढ़ते हैं, आगे में जैसे अब मेरे पास क्वेश्चंस तो अभी हम बाद में करेंगे, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे। अभी फार्मूला ही केवल पढ़ लेते हैं अच्छे से। के टी बराबर, ये सब फार्मूलाज आप याद करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ याद करना है, अच्छे से याद करना। प्रूफ करने वाली बात बाद में होगी, अभी टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि हम बैठ के एक एक फार्मूला प्रूफ करें, 2-2 ढाई घंटे की वीडियोज़ बनाएं, ये बिल्कुल टाइम नहीं है।
ठीक है। सो एक फॉर्मूला ये रहा। दूसरा फॉर्मूला K बराबर T2 माइनस T1, K बराबर T2 माइनस T1 2.303 लॉग A0 बाई 80। ठीक है, A0 बाई 80। A0 क्या है इनिशियल, 80 क्या है फाइनल। टाइम एट T2 टाइम पे, T1 टाइम पे, K क्या है रेट कांस्टेंट। ठीक अच्छा, ये चीज़ें तो ठीक है। दूसरी चीज़ें हम रेट कांस्टेंट की बात करें अगर, जो हम किसी भी ऑर्डर के लिए, तो ये जनरल रिएक्शन आप याद करके रख लो। क्या, के टी बराबर 1/n-1 बड़ा ब्रैकेट 1 अपॉन a माइनस एक्स होल पावर n-1 माइनस का 1/a(n-1) और ये क्लोज, और ये फार्मूला किसी भी रेट कांस्टेंट के लिए। अब मान लिया अगर, सो पहली चीज़ तो ये हो गई रेट कांस्टेंट के लिए फॉर nth ऑर्डर के लिए, और दूसरी चीज़ हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर के लिए। तो इसका फॉर्मूला था टी हाफ बराबर 1/k(n-1), ठीक है, ब्रैकेट में 2n-1 अपॉन a की पावर n-1। ये फार्मूला पुट होता है किसी भी हाफ लाइफ रिएक्शंस के लिए। ठीक है, अब अपन कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सो कुछ पॉइंट्स जैसे जो आपको याद रखने हैं, सीधा सीधा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जो कोलिजन थ्योरी होता है, इसमें कोलिजन थ्योरी होता है कोलिजन थ्योरी जो होता है वो एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होता है। ठीक, ये चीज़ याद रखना। और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, तो जो ये होगा वो इंक्रीज़ होगा। ये का भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है ना आपको? ठीक है, पढ़ लेंगे, आप टेंशन ना लीजिए, धीरे धीरे। दूसरी पॉइंट ये थी। तीसरा पॉइंट, हाँ ये बहुत अच्छी पॉइंट है। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस ये हमेशा बड़ा होगा डेल्टा एच से। अभी ग्राफ बनाऊंगा मैं, ठीक, लेकिन ये सब याद रख लेना भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी। लेकिन एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जब बात एक्सोथर्मिक की आती है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी इन द सेंस, इसमें क्या होता है कि ये जो होता है डेल्टा एच से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, सो ये चीज़ें थी कुछ। अब ग्राफ का देख लेते हैं यार, थोड़ा सा में। जैसे हम इंडोथर्मिक का ग्राफ बताएं, इंडोथर्मिक का, तो कुछ इस टाइप का बनता है, देखो। ठीक, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है। ये ठीक, ये एनर्जी है और ये रिएक्शन की प्रोग्रेस रेट है। ठीक, और यहाँ से ये कंप्लीट थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाती है। ठीक, और ये हो गया आपका फॉरवर्ड रिएक्शन, ये ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सॉरी रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का है ये, और ये प्रोडक्ट का है। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात, ये डेल्टा एच यहाँ से होगा, ये डेल्टा एच प्रोडक्ट का होगा, और यहाँ से इतना डेल्टा एच रिएक्टेंट का होगा। ठीक, सो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा एच बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक, तो प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी है और रिएक्टेंट की वैल्यू छोटी है।
चीज़ें हमने देखी, डेल्टा एच बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और यहाँ प्रोडक्ट इतना बड़ा है और रिएक्टेंट इतना छोटा है, तो बड़े में से छोटे माइनस करोगे तो ये वैल्यू टोटल क्या आएगी, क्या आएगी, आएगी, ज़रूर आएगी। और एक चीज़ यहाँ पे देखो आप, क्या ये ऑफ प्रोडक्ट बड़ा है ये ऑफ किससे, रिएक्टेंट से, सॉरी ये ऑफ रिएक्टेंट बड़ा है ये ऑफ प्रोडक्ट से। ठीक, ये तो थी आपकी इंडोथर्मिक की ग्राफ, सेम ऐसे कंडीशन बट थोड़ा सा डिफरेंट, सेम कंडीशन बट थोड़ा सा डिफरेंट। क्या कुछ चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, किसमें, एक्सोथर्मिक ग्राफ में, किसमें, एक्सोथर्मिक ग्राफ में। इसमें क्या होगा, ठीक है, तो ये ऑफ फॉरवर्ड या ये ऑफ रिएक्टेंट, ये ऑफ फॉरवर्ड या ये ऑफ बैकवर्ड या ये ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। और उसके बाद डेल्टा एच, ये एच क्या है, किसका है, रिएक्टेंट का है, और ये डेल्टा एच प्रोडक्ट का है, समझ में आ रहा है ना, ये डेल्टा एच प्रोडक्ट का है। और ये रहा हमारा क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ डेल्टा एच आप निकालोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो क्या ये वैल्यू निगेटिव आएगी, और जब ये वैल्यू निगेटिव आएगी तो इसको कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक। ये ग्राफ याद रखना, क्वेश्चन कोई भी हो एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक का, अपने आप कई सारे लोग इस पे डेल्टा एच की वैल्यू पे कंफ्यूज रहते हैं, तो यार ये बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ग्राफ जब याद रहता है ना तो अपने आप आंसर याद आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स याद करने वाली है और इस पर सोचना भी, क्या कि जब रेट जो होगा, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन हैज़ मोर ये एंड फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन हैज़ लोअर ये, ठीक है, एंड फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन हैज़ लोअर ये, ठीक। ये पॉइंट है, फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे राइज इन टेम्परेचर, रेट या रेट कांस्टेंट, के लिख दे रहा हूँ, ठीक है, रेट या रेट कांस्टेंट बिकम 2 से 3 टाइम्स, ठीक। सो ये चीज़ें रही। अब एक फॉर्मूला है टेम्परेचर कोफिशिएंट का, टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो कि डिनोट होता है म्यू से, वो होता है के टी प्लस 10 अपॉन के टी, अभी बता रहा हूँ इसको, के टी प्लस 10 अपॉन के टी, जो कि 2 से 3 टाइम होता है, समझ में आ गया क्या, ठीक। यहाँ से इसको ये भी डिनोट करते हैं क्या, म्यू बराबर K2 बाई K1, और इसको K2 को मानते हैं कितना, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और K1 को मानते हैं कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 2 से 3 गुना होता है। ओके बॉस, समझ में आ रहा होगा, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक फॉर्मूला एरियनस इक्वेशन के थ्रू आता है, क्या, K बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक। यहाँ ई की पावर ई ए अपॉन आर टी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, सीधा क्वेश्चन आएंगे यार इससे, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल और मोर देन ये, ठीक है। सबसे बड़ा फार्मूला, सबसे बढ़िया फार्मूला और सबसे यूजेबल फार्मूला आफ्टर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सबसे यूजेबल फार्मूला ये रहा, log K2 बाई K1 बराबर 2.0 सॉरी ये अपॉन 2.023 इंटू आर, ठीक, ब्रैकेट में 1 बाई T2 माइनस 1 बाई
1 बाई T1 माइनस T2, 1 बाई T1 माइनस T2 सबसे बढ़िया फार्मूला है, जो कि सबसे मोस्ट यूजेबल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इस फार्मूले पे आए गए हैं। ठीक, तो अपन ऐसे देखो यार, ऐसे अपन एक दो क्वेश्चन इसमें रिवीजन वाली सीरीज में लगा ले रहे हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन लगाऊंगा, तीनों डिफरेंट टाइप के और बढ़िया क्वेश्चन में से आते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर चांसेस मैक्सिमम हो कि आ जाए। जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है ऑफ रिएक्शन इज 1.75, कैलकुलेट EA इन किलो जूल। तो टेम्परेचर हमने T1 देखा था कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, याद है ना, अभी बताया था। और T2 कितना देखा था, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू K2/K1 की वैल्यू कितनी दी है, 1.75। तो अब इसको क्या करेंगे हम, अभी हमने पढ़ा K2/K1 लॉग K2/K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R 1/T1 का माइनस 1/T2। ठीक, तो यहाँ लॉग K2/K1 दिया 1.75 इक्वल टू EA हमको निकालना है अपॉन 2.303 R, ठीक, 1/25 डिग्री सेंटीग्रेड। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड 273 प्लस 25 कितना होगा, 298, 25 298 माइनस का 35 308। यहाँ से निकालोगे तो यहाँ EA की वैल्यू आएगी आपकी 45.75 किलो जूल, जो कि आपका आंसर रहेगा। ये थोड़ा सा लॉजिकल ये रहा कि हमको खाली क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, हमको इसके बेसिस पे पता कर लेना है कि T1 की वैल्यू T2 की वैल्यू इतनी होगी, और यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट तो दिया हुआ है K2/K1 इतना, तो यहाँ से ये आंसर निकल जाएगा। हमको यही एज्यूम करना रहता है क्या, टेम्परेचर T1 और T2 वाला। ठीक, पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, फॉर ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप, टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप, ठीक, टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप, रेट कांस्टेंट K1 K2 और K3 ओवरऑल। ठीक, ओवरऑल रेट कांस्टेंट बराबर K बराबर K1 K3 अपॉन K2, K बराबर K1 K3 अपॉन K2। ठीक है, एंड EA एनर्जी ऑफ, अब इसमें बताना क्या है, EA एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेप की, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की दी हुई है कितना, 60, 30 और 10 किलो जूल रिस्पेक्टिवली। ठीक, देन कैलकुलेट क्या, EA ऑफ रिएक्शन। तो यार इसका मैं एक चीज़ साफ साफ बता दूं, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, इनको करने का सबसे आसान तरीका होता है, हमको EA निकालना है अगर जो, तो EA सीधा लिख देंगे क्या, K1 प्लस K3 ब्रैकेट में माइनस का K2। यहाँ से EA निकाल लोगे आप, आराम से आंसर आ जाएगा आपका 40 किलो जूल। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, थोड़ा सा डिफरेंट था, जो कि नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हमको मेथड पता करके रखना है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ रिएक्शन दिया हुआ A गैसियस है, गिव्स टू बी गैसियस प्लस C गैसियस प्लस D गैसियस प्लस E, जो कि सॉलिड है। फिर कह रहा है इनिशियल प्रेशर इज P0, इनिशियल प्रेशर इज P0, ठीक, एंड प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर एट टाइम t
is found to be P at time t, rate constant will be दिख रहा है ना। सो रेट कांस्टेंट की बात करें हम, एक चीज़ देखें क्या, एट टाइम t बराबर 0 था, जब इनिशियल कंसंट्रेशन P नॉट था 0 0 0 और 0, बट एट टाइम t बराबर t पे ये हो गया P नॉट माइनस एक्स, ये हो गया 2x और ये x हो गया, लेकिन ये सॉलिड में तो ये 0 ही रहेगा, ठीक। और अपन अब यहाँ से x निकाल लें तो P नॉट माइनस का x प्लस का 2x प्लस का x बराबर टोटल प्रेशर होगा ना। तो यहाँ से x और ये x कट गया तो P नॉट प्लस का 3x बराबर ये कितना आया, टोटल प्रेशर आया हमारे पास। हाँ अच्छा, टोटल प्रेशर ये आया अगर जो, तो फॉर्मूला क्या था, KT बराबर 2.303, ठीक, लॉग हाँ P इनिशियल, सॉरी दिख नहीं रहा ना, P इनिशियल बराबर P टोटल, ठीक। तो KT बराबर 2.303 लॉग P नॉट बाई P नॉट प्लस का 3x, ये आया क्या। लेकिन सॉरी ये P टोटल नहीं था, ये P नॉट माइनस एट टाइम x, मतलब किसी टाइम x पे था ना ये इनिशियल फाइनल वाला, तो PT माइनस एक्स होगा ना, गलत दिया हुआ, ये P इनिशियल और P टाइम t पे होता है, ठीक। इसको रोक देते हैं अपन, P एट टाइम t होता है। अच्छा यहाँ से x की वैल्यू निकालो अगर जो, तो ये इधर चला जाएगा, PT माइनस P नॉट अपॉन 3, ये x की वैल्यू आएगी, हाँ। और यहाँ P टोटल क्या होता है, P नॉट माइनस का x, यही तो होता है P टोटल। तो KT बराबर 2.303 लॉग P नॉट अपॉन PT माइनस P नॉट बटे 3 जो था वो 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, अच्छा ये तो x की वैल्यू थी ना, वेट अ सेकेंड, P नॉट माइनस का PT माइनस P नॉट बटे टोटल का बटे 3, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, KT बराबर 2.303 लॉग, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तब ये इक्वल आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो 3P नॉट अपॉन 3P नॉट माइनस का PT माइनस का P नॉट, ये आएगा। तो KT बराबर 2.303 लॉग 3P नॉट अपॉन 4P नॉट माइनस का PT, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ अलग है ये क्वेश्चन, जब भी आएगा मज़ेदार आएगा। आधे से ज़्यादा बच्चे इसको छोड़ देंगे, आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ सॉलिड में स्टेट में गलती कर देंगे, आधे से ज़्यादा बच्चे तो छोड़ देंगे और आधे से ज़्यादा जो बच्चे करेंगे और यहाँ गलती कर देंगे, जिनको आता होगा थोड़ा मोड़ा, कुछ ही होंगे जो सही से करेंगे पूरा क्वेश्चन। तो अपन का ये रहा कुछ शॉर्ट वे में, जो शॉर्ट नोट्स हमारे तैयार हो गए केमिकल काइनेटिक्स के, ठीक है।